यह शब्द चित्र डॉक्टर खुशवंत सिंह द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर खुशवंत सिंह एक जाने माने भारतीय लेखक और निष्पक्ष पत्रकार थे। आज हम उनके द्वारा लिखित कक्षा 11वीं का पहला लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें लेखक ने अपना और अपनी दादी के संबंध के बारे में बताया है, या यूं कह लें कि लेखक ने अपनी दादी की जीवनी शब्द चित्र के माध्यम से हमारे सामने रखी है। डॉक्टर खुशवंत सिंह बताते हैं कि उनका और उनकी दादी के बीच बड़ा ही प्यारा सा मित्रता भरा रिश्ता था। उनकी दादी बहुत ही मजबूत इरादे वाली व आत्मविश्वास से भरी हुई महिला थीं। वे अपने परिवार वालों की ज़िंदगी में कोई दखल नहीं देती थीं, बल्कि वो उन्हें बहुत प्यार करती थीं। हाँ, इस बात का उन्हें ज़रूर अफसोस था कि उनकी मृत्यु के पहले उन्होंने ईश्वर की प्रार्थना रोक दी थी। लेखक बताते हैं, मेरी दादी भी अन्य लोगों की दादी की तरह एक बुज़ुर्ग महिला थीं। वो छोटे कद की, थोड़े भरे शरीर वाली महिला थीं, जो थोड़ा सा झुक कर चलती थीं। लोग कहते हैं कि एक समय में वो युवा और लावण्यमयी महिला थीं। इतना ही नहीं, उनका एक पति भी था। वो अक्सर हमें उन खेलों के बारे में बताया करती थीं जिन्हें वो तब खेला करती थीं जब वो छोटी बच्ची थीं। हमें उनकी इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता था और ये सब हमें किस्से कहानियों जैसा लगता था। आगे लेखक बताते हैं कि मेरी दादी बेदाग श्वेत वस्त्र में पूरे घर में घूमती रहती थीं। इस दौरान उनका एक हाथ कमर पर रहता और दूसरा हाथ पूजा की माला फेरता रहता। उनके चांदी जैसे श्वेत बाल छोटे से जूड़े में बंधे रहते, पर अधिकतर बाल उनके चेहरे पर फैले रहते। उनके ओठ पूजा के बोल धीरे धीरे बुदबुदाते रहते। लेखक बताते हैं कि इस रूप में मेरी दादी बर्फ से आच्छादित उस पहाड़ी की तरह लगती थीं जो अपनी श्वेत विस्तारपूर्ण पवित्रता में शांति और संतोष का सांस ले रही हो। घर के ड्राइंग रूम में दादाजी की आदमकद तस्वीर लगी हुई थी। इस चित्र में उन्होंने ढीले ढाले कपड़े पहने थे और सिर पर बड़ी सी पगड़ी बांध रखी थी। उनकी दाढ़ी के लंबे श्वेत बाल उनकी छाती पर फैले हुए थे। इस चित्र में वो कम से कम 100 साल के बुजुर्ग लगते थे। उनकी बीवी या बच्चे हों, ऐसा कहीं से भी नहीं लगता था। हाँ, ऐसा ज़रूर लगता था कि उनके ढेरों नाती पोते होंगे। लेखक अपने और अपनी दादी के संबंधों के बारे में बताते हैं। मैं और मेरी दादी बहुत अच्छे मित्र थे। जब मेरे माता पिता शहर में घर बसाने गए, तब मैं गांव में ही मेरी दादी के साथ रहा। मेरी दादी मुझे रोज़ सुबह उठाती और मुझे नहला धुला कर स्कूल के लिए तैयार करती। इस दौरान वो ईश्वर के भजन इस आशा में गुनगुनाती रहती कि मैं भी उन्हें याद कर लूँगा। मैं उनके भजन और गीत सुनता क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी उन्हें याद करने की कोशिश नहीं की। मुझे तैयार करके वो मेरी लकड़ी की स्लेट, दवात और पेन का बंडल बनाकर मुझे थमा देती। एक बासी रोटी पर थोड़ा सा मक्खन और शक्कर डालकर मैं उसका नाश्ता करता और फिर हम स्कूल को जाते। दादी गांव के कुत्तों के लिए बची हुई बासी रोटियां अपने साथ ले जाती। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ ही स्कूल जाती थी, क्योंकि स्कूल और मंदिर एक था। पुजारी हमें प्रार्थना सिखाते और अक्षर ज्ञान भी देते।
जब हम बरामदे के दोनों ओर लाइन से बैठकर सामूहिक रूप से सबक याद करते या प्रार्थना पढ़ते तो उस समय दादी अंदर कमरे में बैठकर धर्म ग्रंथ पढ़ती रहती। जब हम दोनों अपना अपना काम समाप्त कर लेते तो वापस मंदिर से घर की ओर निकलते। इस समय रास्ते में दादी कुत्तों को रोटियां डालती जाती। इन रोटियों के लिए कुत्ते एक दूसरे से लड़ते और गुर्राते हुए हमारे पीछे घर तक आते। जब मेरे माता पिता शहर में व्यवस्थित रूप से रहने लगे तब उन्होंने हम दोनों को भी शहर बुलवा लिया। यह हम दोनों के मित्रता में एक मोड़ साबित हुआ। हालांकि शहर के मकान में मैं और मेरी दादी एक ही कमरे में रहते थे, पर अब वो मेरे साथ स्कूल तक नहीं जा पाती थीं क्योंकि अब मैं मोटर बस से एक कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने जाता था। यहाँ शहर में गलियों में कुत्ते भी नहीं थे, अतः दादी ने घर के बरामदे में ही गौरैयों को रोटी मसलकर खिलाना शुरू कर दिया। जब मैं स्कूल से वापस आता वो मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछती। मैं उन्हें पढ़ाए गए अंग्रेजी के शब्द बताता, पश्चिम विज्ञान के बारे में बताता कि गुरुत्व का नियम क्या है, आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है, और उन्हें बताता कि पृथ्वी गोल है। मेरी इन सब पढ़ाई में वो मेरी सहायता नहीं कर पाती थीं और दुखी हो जाती। स्कूल में पढ़ाए जा रहे इन चीज़ों पर उनका बिल्कुल विश्वास नहीं था और इस बात से वो सबसे ज़्यादा चिंतित रहती कि स्कूल में ईश्वर और धर्म ग्रंथ के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता है। और एक दिन जब मैंने बताया कि हमें संगीत सिखाया जाता है तब वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई क्योंकि उनकी दृष्टिकोण से संगीत अश्लीलता से संबंधित है। उनका ये मानना था संगीत केवल गणिकाओं और भिखारियों के काम की चीज़ है, इसका सभ्य समाज के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। समय बीतता गया। स्कूल की पढ़ाई पूरी कर जब मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तब मेरे घर में मुझे मेरा अपना अलग कमरा मिला और इस तरह हमारी मित्रता के बीच एक जो कड़ी थी वो भी टूट गई। मेरी दादी ने अपने इस अलगाव को बड़ी शांति से, बड़े स्वेच्छा से स्वीकार कर लिया। अब वो सुबह से शाम तक अपने चरखे के पास बैठी रहती और रुई से सूत बनाती रहती, धागा बनाती रहती। केवल दोपहर में जब वो गौरैयों को रोटी देती उस समय वो थोड़ा रिलैक्स करती। बरामदे में वो पैर फैलाकर बैठ जाती और रोटी के बारीक टुकड़े किया करती। तब उनके चारों ओर हजारों चिड़िया गौरैयाँ इकट्ठा हो जाती। कुछ उनके पैर पर बैठ जाती, कुछ कंधे पर और कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती। चिड़ियों की इन हरकत पे दादी मुस्कराती लेकिन कभी उन्हें भगाती नहीं थी। यह आधा घंटा उनके दिन का सबसे खुशी भरा समय होता था। अपनी यूनिवर्सिटी की पढ़ाई पूरी करने के बाद जब आगे की शिक्षा विदेश में जाकर लेने का मैंने निर्णय लिया तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि दादी परेशान हो जाएंगी क्योंकि मुझे 5 सालों के लिए विदेश जाना था और दादी उम्र के जिस मोड़ पर थीं कुछ नहीं कहा जा सकता था। लेकिन आश्चर्य, दादी जरा भी विचलित नहीं हुईं। मेरी प्रगति के मार्ग में वो नहीं आईं। विदा देने के लिए जब वो स्टेशन पर आईं तब भी उनके ओठ मौन प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने चुपचाप मेरे माथे को चूमा तो मुझे एहसास हुआ कि शायद
यह मेरी दादी का अंतिम स्पर्श हो। लेकिन जब 5 वर्षों की अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मैं वापस आया तो सारी शंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए मेरी दादी मुझे लेने स्टेशन पर मौजूद थीं। वो अपनी उम्र में एक दिन भी ज़्यादा बड़ी नहीं लग रही थीं और जब उन्होंने मुझे अपनी बाहों में लिया तब मैंने महसूस किया कि इस समय भी उनकी ओट मौन प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी वापसी के प्रथम दिन भी उनका सबसे खुशी भरा समय गौरैयों के साथ ही बीता, जिन्हें वो आज झूठ मूठ में डांट रही थीं और कुछ ज़्यादा देर तक रोटियां खिलाईं। उस दिन मैंने उनमें एक परिवर्तन देखा। उन्होंने शाम को प्रार्थना नहीं किया, बल्कि शाम को मोहल्ले भर की औरतों को इकट्ठा कर ढोलक बजाते हुए घंटों तक युद्ध से घर वापस आए वीर योद्धा के थीम पर गाना गाना शुरू कर दिया। उनको थकान न हो जाए इसलिए हम लोगों ने उन्हें गीत गाने और ढोलक बजाने से मना किया। यह मेरे जीवन का पहला अवसर था जब मैंने देखा कि उन्होंने शाम की प्रार्थना नहीं की। अगले दिन उन्हें हल्का सा बुखार हो गया। डॉक्टर ने कहा कोई बात नहीं, हरारत है, ठीक हो जाएगा। लेकिन दादी माँ का सोचना अलग था। उन्होंने अफसोस करते हुए कहा कि जीवन के अंतिम अध्याय के बंद होने के ठीक पूर्व मैंने प्रार्थना बंद कर दी। ये मेरी बहुत बड़ी भूल थी। उन्होंने कहा तुम लोग अब मुझे परेशान मत करो, तुम लोग जाओ और मुझे मेरे ईश्वर को याद करने दो। हमने इसका विरोध किया, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को नज़रअंदाज करते हुए अपना प्रार्थना करना और माला फेरना जारी रखा। इसके पहले कि हम कुछ शंका कर पाते, उनके ओठ हिलना बंद हो गए और उनके हाथों से माला गिर गई। एक शांतिपूर्ण आभा उनके चेहरे पर फैल गई और हम समझ गए कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। जैसा कि रिवाज है, हम उनके शव को ज़मीन पर उतार कर लाल कपड़े से ढक दिए। कुछ समय के मातम के पश्चात हम उनकी अंत्येष्टि का इंतज़ाम करने चले गए और जब हम अर्थी लेकर उनके कमरे की ओर बढ़े, ये वो समय था जब सूरज अस्त हो रहा था। डूबते हुए सूर्य की सुनहरी आभा उनके कमरे और पूरे बरामदे को जगमगा रही थी। अचानक हम सभी गलियारे में ही आधे रास्ते पर रुक गए। जहाँ दादी माँ का शव पड़ा था, वहाँ से पूरे बरामदे में हजारों गौरैया चुपचाप जमीन पर बैठी थीं। हमें उनके लिए बहुत दुख हुआ। मेरी माँ कुछ रोटियां ले आईं और जैसा कि मेरी दादी करती थीं, उन्होंने भी उसके छोटे छोटे टुकड़े करके गौरैयों के सामने डाल दिया। पर किसी भी चिड़िया ने उन रोटी की टुकड़ों की ओर आंख उठाकर भी नहीं देखा। जब दाह संस्कार के लिए हम दादी के शव को ले करके गए, तब सभी गौरैया चुपचाप उड़ गईं। वास्तव में ये गौरैया अपने बेस्ट फ्रेंड को अपनी श्रद्धांजलि देने आई थीं। अगले दिन स्वीपर रोटी के उन टुकड़ों को समेटकर डस्टबिन में डाल दिया।